हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल यादव। आज मैं लेकर आई हूँ अप्लाइड इन्फेक्शन कंट्रोल के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हमारे आने वाले थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके फ्री में नोट्स को ले सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं अपने इन्फेक्शन कंट्रोल के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमारा सबसे पहला यूनिट आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसे हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। तो इसमें हमारा सबसे पहले पूछा है डेफिनेशन। तो जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है वो हमें हॉस्पिटल से मिलता है, यानी कि अगर हम किसी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे थे उस टाइम जो हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और इसमें कॉज क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, तो कोई कांटेक्ट हो गया, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, कफिंग, स्नीजिंग, इन्वेसिव प्रोसीजर कोई हो गया, या इम्यूनिटी वीक हो गई, या इनएडिक्वेट हाइजीन हो गया, इन सब की वजह से देखने को मिलता है। फिर हमारा इसमें आ जाता है टाइप्स। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और इसमें पूछा है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर यानी कि कौन से इंडिविजुअल में हमको नोजोकोमियल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर कोई ओल्ड एज हो गया या किसी की इम्यूनिटी वीक है या पुअर हाइजीन कोई रख रहा है तो उसमें हमको नोजोकोमियल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड रोल ऑफ नर्स। तो इसमें नर्सेस का क्या रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो हैंड हाइजीन को मेंटेन रखना, पीपी का यूज़ करना, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना, या टाइम ऑफ सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो उसमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, सब हमारे नर्सेस का रोल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। तो हमारा नर्सेस का रोल होता है सर्वाइलेंस इन इन्फेक्शन, हैंड हाइजीन को रखना, पीपी का यूज़ करना, आइसोलेशन यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको आइसोलेट रखना, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट और एजुकेशन और ट्रेनिंग, पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना रिगार्डिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहला आ जाता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, जो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी आउट करता है उसे हम रिजर्वायर बोलते हैं, जैसे पर्सन हो गए, वाटर हो गया, ये होता है हमारा रिजर्वायर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि कहाँ से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस वजह से निकलते हैं। तो हमारा कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फैल रहे हैं। तो हैंड के थ्रू, यानी कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, एयर के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि ये बॉडी में कैसे एंटर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माउथ के थ्रू, ओपन वुंड के थ्रू, या फिर नोज़ के थ्रू। फिर हमारा आ जाता है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है, वनरेबल पर्सन होते हैं जिनमें हमारा ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे कौन से टेक्निक है या कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम जो चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन का जो चेन है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हैंड हाइजीन, वैक्सीनेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन्वायरमेंटल हाइजीन, आइसोलेशन वगैरह से हम इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमारा आ जाता है हैंड हाइजीन, पीपी, रिस्पायरेटरी हाइजीन, सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिस, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है बंडल अप्रोच। देखो बंडल अप्रोच क्या होता है, बंडल अप्रोच एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है जिसमें हम पेशेंट के केयर को और पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव करते हैं। हमारा ने पूछा है VAP बंडल अप्रोच, यानी कि वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया के लिए जो हमारा बंडल
बना है, यानी कि सेट ऑफ रूल बना है, वो क्या है? तो इसमें हम जो बेड का हेड होता है उसको हम एलिवेट रखते हैं, पेशेंट को आइसोलेट रखते हैं, हैंड हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, इन्वायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कॉटी के लिए पूछा है, यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना होता है। फिर स्किन केयर भी ज़रूरी होता है, कैथेटर केयर भी ज़रूरी है। फिर हमारा पूछा है CLABSI बंडल, यानी कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए पूछा है। तो इसमें भी हम सेंट्रल लाइन का केयर करते हैं और स्किन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, हैंड हाइजीन वगैरह का ध्यान रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस। तो हमारा इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम मतलब कि इन्फेक्शन कंट्रोल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमको डिजीज़ कंडीशन से बचाता है, हमको अदर कोई बीमारियां होने से बचाता है। फिर हमारा पूछा है कि कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ HAI, यानी कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है सर्वाइलेंस, एंटीबायोटिक पॉलिसी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, रोल ऑफ नर्सेज। फिर हमारा यूनिट 2 आ जाता है आइसोलेशन प्रिकॉशन और PPE। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए, इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो हम देख लेते हैं अपना यूनिट 2 आइसोलेशन प्रिकॉशन और PPE। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या होता है? ये एक स्ट्रेटजी होता है जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाता है। और हमारा नेक्स्ट आ जाता है टाइप, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन एंड एयरबॉर्न आइसोलेशन। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, तो इसमें नर्सेस का भी बहुत सारा रोल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हेल्थ केयर एसोसिएशन में बहुत ज़्यादा होता है इसका नीड। तो PPE एक इसेंशियल हेल्थ केयर सेटिंग में यूज़ होने वाला प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो हमें इन्फेक्शन या डिजीज़ कंडीशन होने से बचाता है, जिसमें हमारा आ जाता है ग्लव्स, मास्क, गाउन और फेस शील्ड, ये सब हमारे आते हैं PPE में। फिर डनिंग डोफिंग, यानी कि हम जो PPE है उसको कैसे पहनते हैं, कैसे उतारते हैं, ये सब हमारा आ जाता है। और फिर हमारा आ जाता है यूनिट 3 हैंड हाइजीन। देखो हैंड हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन होता क्या है? एक हाथ को क्लीन करने की प्रक्रिया होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम किल करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है सोशल हैंड वॉशिंग, हाइजीन हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। फिर हमारा कुछ है स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। देखो स्टेप तो सबको पता होंगे, हम फर्स्ट सन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमारा पूछा है मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, तो यानी कि कब कब हम हैंड वॉशिंग करते हैं? बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर असेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट यूनिट 4 डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। देखो डिसइंफेक्शन क्या होता है? जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं फिर साथ साथ में उसके स्पोर को भी किल करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। फिर हमारा आ जाता है स्टेरिलाइजेशन का फिजिकल मेथड, जिसमें हमारा ऑटोक्लेव आता है, हॉट एयर ओवन आता है, बॉयलिंग आता है, पॉस्चराइजेशन आता है। फिर हमारा पूछा है डिफरेंस, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है? तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में तो वही माइनर सा अंतर होता है। स्टेरिलाइजेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उसके साथ में स्पोर को भी किल करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और एंटीसेप्टिक जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं जो लिविंग सरफेस होता है, यानी कि स्किन पे, उसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और जो हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है वो नॉन लिविंग सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑटोक्लेव, फिजिकल डिसइंफेक्टेंट, फिर हॉट एयर ओवन। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ नर्स इन CSSD, यानी कि सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में नर्सेस का क्या रोल होता है? तो आर्टिकल को कलेक्ट करना, क्लीन एंड डिसइंफेक्शन में भी नर्सेस का रोल होता है, स्टेरिलाइजेशन में नर्सेस का रोल होता है,
और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में भी नर्सेस का रोल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिमेन कलेक्शन। तो सबसे पहले इसमें पूछा है स्पेसिमेन क्या होता है। स्पेसिमेन देखो एक स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ जब हम लेते हैं टेस्ट करने के लिए किसी मेडिकल पर्पस से या किसी साइंटिफिक पर्पस से, तो हम उसे स्पेसिमेन बोलते हैं। और टाइप क्या होता है, देखो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हमारा ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्पूटम हो गया, स्टूल हो गया, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिमेन। प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, जो मतलब कि पेशेंट से कंसर्न लेना होता है, स्टाइल टेक्निक का यूज़ करना होता है, स्पेसिमेन को सही अमाउंट में सही टाइप में लेना होता है, लेबलिंग और एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, तो यूरिन को हम 3 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा रैंडम यूरिन सैंपल, दूसरा आ जाता है क्लीन कैच, यानी कि जो यूरिन का फर्स्ट ड्रॉप होता है उसे हम अवॉइड करते हैं और हम मिडिल ड्रॉप को कैच करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। फिर हमारा इसमें पूछा नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए देखो हम बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा सिरिंज आ जाता है, टर्निकेट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये सब हमारे आ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोल ऑफ नर्सेज इन बायोमेडिकल मैनेजमेंट। तो नर्सेज का रोल होता है सेग्रीगेशन में और कलेक्शन में, यानी कि जो वेस्ट होता है उसके कलेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, डिस्पोजल में हमारे नर्सेज का रोल होता है। अब फिर नेक्स्ट हमारा पूछा है कैटेगरी ऑफ BMW, तो जिसमें हमारा कलर कोडिंग आ जाता है, जिसमें बहुत सारे कलर कोडिंग होते हैं। जैसे हमारा ब्लैक होता है जिसमें जनरल वेस्ट जाता है, जो येलो होता है एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है, जो रेड होता है उसमें रिसाइकलेबल जो होते हैं, यानी कि जो वेस्ट होते हैं वो रेड में जाता है। फिर हमारा स्टेप ऑफ BMW, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप आता है सेग्रीगेशन, यानी कि जो वेस्ट होते हैं उसे अलग अलग करना। कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है, कोई ब्लड लगा इंस्ट्रूमेंट है, या कोई प्लास्टिक का वेस्ट है, तो उसे अलग करना, फिर उसे कलेक्ट करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर डिस्पोजल होता है। ये हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ CHF और HCW, यानी कि जो हमारा हेल्थ केयर फैकल्टीज़ और हेल्थ केयर वर्कर्स का रोल होता है। तो सेम, यानी कि BMW को कलर कोडिंग को फॉलो करना, ये सब हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर वर्कर्स का काम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आ जाता है 7 एंटीबायोटिक स्टार्वेशन। फिर हमारा इसमें पूछा है डिस्क डिफ्यूज़न मेथड और MIC मेथड। डिस्क डिफ्यूज़न मेथड एक स्टैंडर्ड माइक्रो बायोलॉजिकल टेक्निक होता है, जिसमें हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट MIC मेथड। MIC मतलब कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, इसमें हम जो लोवेस्ट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, जो एंटीबायोटिक होता है जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक स्टारवेशन नहीं है, स्टीवॉर्डशिप प्रोग्राम, जिसमें हमारा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, रोल ऑफ नर्स। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO। तो ये क्या होता है, जो MRSA होता है वो मेथिलीन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, और जो MDRO होता है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें फिर हमारा नेक्स्ट पूछा है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, जो यूनिट 8 है। तो प्रिवेंशन ऑफ DVT में हमारा आता है अर्ली एम्बुलेशन, लेग एक्सरसाइज और कंप्रेशन स्टॉकिंग। देखो अर्ली एम्बुलेशन क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को जल्दी, यानी कि जल्दी चलने फिरने के लिए हम फोर्स करते हैं, जिससे यानी कि जो कोई सर्जरी है, कोई माइनर सी सर्जरी होती है, उसके हम तुरंत बाद ही पेशेंट को चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये पेशेंट को जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है लेग एक्सरसाइज। लेग एक्सरसाइज क्या होता है, ये टाइप ऑफ लेग एक्सरसाइज होता है जिसमें हमारा जो मसल होता है और लेग का ब्लड सर्कुलेशन होता है,
वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग, देखो कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या होता है, ये एक इलास्टिक गारमेंट होता है जिसमें जो हमारा लेग होता है उसको जेंटली स्क्वीज करता है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए और स्वेलिंग वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमें बहुत ध्यान रखना होता है, इंडिकेशन को ध्यान रखना होता है और स्क्रीनिंग करवानी होती है, यानी कि ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करवाना होता है, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन को भी देखना होता है और रोल ऑफ नर्स, इसमें बहुत नर्सेस के बहुत सारे रोल होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोजेनिक इंजरी। देखो एट्रोजेनिक इंजरी क्या होता है, ह्यूमन इलनेस होता है जो किसके कारण होता है, हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसके नेगेटिव आउटकम आने के कारण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है केयर ऑफ लाइंस ड्रेन एंड ट्यूबिंग। तो हमारा उसमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना होता है, साइट को क्लीन करना होता है, जो हमारा साइट है उसको ड्राई रखना होता है और जो ड्रेन होता है उसके कलर अमाउंट वगैरह को चेक करना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ HAI, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग के थ्रू यानी हैंड हाइजीन के थ्रू, PPE के थ्रू, आइसोलेशन यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले जो पेशेंट है उन्हें आइसोलेट करके और सर्वाइलेंस को देख करके। फिर नेक्स्ट हमारा यूनिट आता है 9। तो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल क्या होता है, ये सेट ऑफ गोल होता है जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के द्वारा बनाया गया होता है जिसमें पेशेंट सेफ्टी को हम हेल्थ केयर में प्रमोट करते हैं। फिर हमारा इसमें आ जाता है गोल ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। तो इसके बहुत सारे गोल होते हैं, पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना, मतलब हाई अलर्ट मेडिकेशन से सेफ्टी रखना और पेशेंट करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट पेशेंट पे ध्यान देना और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को रिड्यूस करना। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 10 सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो होता है सेट ऑफ रूल होता है या गाइडलाइन होता है जिसमें हम एक्सीडेंट या किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में पेशेंट को और इंडिविजुअल को बचाते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पूछा है 5S प्रोटोकॉल जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट S फॉर होता है सॉर्ट, यानी कि जो वर्क प्लेस हमारा होता है उसमें अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा S फॉर आता है सेट इन ऑर्डर, जो हमारे रिमेनिंग यानी कि बचे हुए आइटम्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज वे में और लॉजिकल वे में रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एस फॉर आता है साइन, यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम क्लीन रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ आ जाता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, यानी कि जो हम पिछले 3S को देखे हैं उसको कंसिस्टेंट रखना यानी कि कंटिन्यू रखना। फिर नेक्स्ट हमारा 5S फॉर आ जाता है सस्टेन, यानी कि जो डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करना होता है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन सेफ्टी। तो रेडिएशन सेफ्टी क्या होता है, जिसमें हम रेडिएशन से बचने के लिए कौन कौन से रूल का यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन सेफ्टी। इसमें हमारा आता है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। देखो कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर हमें होना चाहिए और डिस्टेंस यानी कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए रेडिएशन के और खुद के बीच में, और शील्डेड यानी बैरियर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हजमत। हजमत का मतलब क्या होता है, कोई हजार्डस मटेरियल या हजार्डस सब्सटेंस टाइप पूछा तो ये बहुत टाइप के होते हैं, कोई गैसियस या कोई लिक्विड या कोई सॉलिड हमारा हो गया हजार्डस मटेरियल। फिर सेफ्टी मेजर्स यानी कि हजार्डस मटेरियल से कैसे हम सेफ हो सकते हैं, तो उसका लेबलिंग, स्टोरेज और यूज़, क्लीनलीनेस पर ध्यान देना होता है। आ जाता है इमरजेंसी कोड्स। तो सबसे पहले इसमें दिया है कोड ब्लू। कोड ब्लू जो यूज़ होता है वो किसी कार्डियक अरेस्ट या कोई रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया तो उसके लिए हम कोड ब्लू जनरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोड रेड जो फायर वगैरह के लिए जनरेट होता है। फिर येलो, कोड येलो आ जाता है जो मिसिंग पेशेंट के लिए होता है। कोड ब्लैक जो कोई बॉम्ब थ्रेट वगैरह के लिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर।
तो इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि नर्सेज को प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी डाइजेस्टिव वगैरह के लिए। फिर ट्राई जाता है इमरजेंसी केयर, आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, यानी कि पेशेंट का जो हमारा सबसे पहले वाला स्टेज होता है, यानी कि जिसमें सबसे पहले पेशेंट होता है, यानी कि डिजास्टर के बाद हमको पेशेंट को उसी वे में लाना रिहैबिलिटेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट आ जाता है एम्प्लॉय सेफ्टी एंड इंडिकेटर्स, जिसमें हमारा आता है एम्प्लॉय वैक्सीनेशन और फॉल प्रिवेंशन। देखो एम्प्लॉय वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ केयर एसोसिएशन में, जिसमें हमारा आता है हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ केयर एसोसिएशन होता है, हमारे वर्कर्स होते हैं, वो सेफ होते हैं कोई भी डिजीज़ कंडीशन होने से। फिर हमारा फॉल प्रिवेंशन आ जाता है। फिर हमारा उसके बाद आता है नीडल स्टिक इंजरी। देखो नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है, कोई एक्सीडेंटल या स्किन पंचर हो जाता है किसी नीडल के थ्रू या शार्प इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं नीडल स्टिक इंजरी। उसका कॉज क्या होता है, तो किस वजह से, यानी कि अगर हम सही तरीके से सिरिंज का नीडल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं तो हमको मिलता है नीडल स्टिक इंजरी देखने को। फिर आता है नेक्स्ट हमारा आता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ्स, जिसमें हमारा हेपेटाइटिस बी, टीटी, इन्फ्लुएंजा के लिए जो हेल्थ केयर स्टाफ्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। टीटी क्या होता है, टिटेनस टॉक्साइड। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट नीडल स्टिक इंजरी और पीईपी। पीईपी क्या होता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है, कोई एक्सीडेंटल स्किन पंचर हो जाता है नीडल के थ्रू या शार्प इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसे हम बोलते हैं नीडल स्टिक इंजरी। फिर पीपी पीईपी के लिए जो इमीडिएट मैनेजमेंट होता है, वो पीईपी क्या होता है, जब यानी कि हमको एचआईवी एक्सपोजर से जब नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, विथिन 72 आवर्स हमको रिट्रोवायरल ड्रग लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हमारा इमीडिएट नोटिफिकेशन होता है फॉर सुपरवाइज़र, जिस मतलब कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग पैटर्न, यानी कि किस तरीके से हम आंसर को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन को, इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन और टाइप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉज और रिस्क फैक्टर। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस और प्रिवेंशन कंट्रोल रोल ऑफ नर्स, ये लिखना ज़रूरी होता है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स मिलते हैं।